नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विजय गोखले का आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखते हैं यूरोपियन यूनियन के चाइना डिलेमा के बारे में। मतलब यूरोपियन यूनियन अभी पसोपेश में है कि चाइना हमारा पार्टनर है या फिर एडवर्सरी है, मतलब विरोधी है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अर्बन हेल्थ केयर और स्मार्ट सिटीज़ मिशन के बारे में। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यूरोपियन यूनियन के चाइना डिलेमा के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल विजय गोखले के द्वारा लिखा गया है, जो हाल ही में फॉरेन सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, डिलेमा का क्या मतलब होता है? जब देखो 2 या 2 से अधिक अल्टरनेटिव्स में से एक डिफ़िकल्ट चॉइस मेक करनी पड़ती है तो उसे कहा जाता है डिलेमा। जैसे आप अपना यूपीएससी का सेंटर चेंज करो या फिर ना करो, ये आपके लिए एक डिफ़िकल्ट चॉइस हो सकती है, मतलब आपका ये डिलेमा हो सकता है। तो यूरोपियन यूनियन के सामने भी इसी प्रकार का डिलेमा है कि चाइना को पार्टनर माना जाए या फिर चाइना को राइवल माना जाए। चाइना क्या है? चाइना हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन है? देखो, यूरोप और चाइना की जो दोस्ती है वो जनरेशन्स पुरानी है। दोनों काफ़ी समय से पार्टनर हैं। आज चाइना और यूरोपियन दोनों की जीडीपी को अगर हम मिला दें तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दोनों की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी में 35% कंट्रीब्यूट करती हैं। यूरोप ने चाइना की मदद की थी WTO का मेंबर बनने में। और जो यूरोपियन प्रोजेक्ट है, देखो यूरोपियन प्रोजेक्ट का मतलब ये है यूरोप का इंटीग्रेशन। तो चाइना ने भी यूरोपियन प्रोजेक्ट में यूरोप की मदद की है। तो ये सिंपल एग्जांपल्स हैं किस प्रकार से कोऑपरेशन हुआ है दोनों में पिछले कुछ सालों में। 1995 से लेकर 2012 के बीच जर्मनी, जो कि यूरोप का एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, जर्मनी की इंडस्ट्रियल वैल्यू 37% इंक्रीज हो गई। और देखो, इसमें यूएसए की सप्लाई चेन्स का इतना रोल नहीं रहा जितना कि चाइना की सप्लाई चेन्स का रोल रहा जर्मनी की इंडस्ट्रियल वैल्यू को इंक्रीज करने में। ये तो हमने बात की पॉजिटिव पॉइंट्स की, बट देखो इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स के बावजूद मार्च 2019 में यूरोपियन यूनियन कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, स्ट्रेटेजिक आउटलुक, जिसमें चाइना को डिस्क्राइब किया गया साइमल्टेनियसली एक कोऑपरेटिव पार्टनर, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर और सबसे लास्ट में सिस्टमिक राइवल। समझ गए? 3 टर्म्स यूज की गई चाइना के लिए, कोऑपरेटिव पार्टनर, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर और सिस्टमिक राइवल। मतलब यूरोपियन यूनियन अब चाइना को संदेह की नज़र से देखने लगा है। कोविड-19 के बाद तो देखो ये संदेह बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन में कहीं ना कहीं चाइना को लेकर डाउट आने स्टार्ट हो गए थे। क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि चाइना यूरोप में कई सारी सब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कल्टीवेट कर रहा है। जैसे चाइना का एक इनिशिएटिव है 16+1, इसमें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स आते हैं। यूरोपियन यूनियन को यह बात अच्छी नहीं लगती। यूरोपियन यूनियन को लगता है कहीं ना कहीं चाइना यूरोपियन यूनियन को तोड़ने का काम कर सकता है, यूरोप की जो यूनिटी है उसको ब्रेक करने का काम कर सकता है। इसके अलावा मीटिंग्स विद नॉर्डिक कंट्रीज एंड साउदर्न यूरोपियंस, ये सब जो देश हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। यहाँ पर भी चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा देखो, ये जो बाल्टिक सी आपको दिख रहा है मैप में, बाल्टिक सी में चाइना की नेवी ने रशिया की नेवी के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की। इसकी वजह से यूरोपियन यूनियन ने काफ़ी असहज महसूस किया। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर इंडियन ओशन में चाइना श्रीलंका के साथ या किसी दूसरे देश के साथ मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करेगा तो इंडिया को अच्छा नहीं लगेगा। इवन साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में जो चाइना एग्रेशन दिखा रहा है उस पर भी यूरोपियन यूनियन की नज़र है। इवन चाइना इंफॉर्मेशन वारफेयर पर भी काफ़ी फोकस करता है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब देखो कोविड-19 की महामारी आई
तो चाइना ने कुछ देशों की हेल्प करनी स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जांपल इटली की। यूएसए ने उस समय मदद देने से इनकार कर दिया था महामारी के चलते, लेकिन चाइना ने अपने प्लेन्स भेजे, उनमें मेडिकल एड थी। तो इटली के विदेश मंत्री ने चाइना की तारीफ करते हुए कमेंट किया। तो उस समय यूरोप दो व्यूज़ पे बट गया था। एक कि अब यूएसए हमारा साथी नहीं रहा, चाइना हमारी मदद कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यू पॉइंट एक्सपर्ट्स का ये था, चाइना सिर्फ अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। चाइना इस एड की सहायता से अपनी इमेज इंप्रूव करना चाहता है, क्योंकि महामारी के आरोप चाइना पर लगे हैं, इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं है। असल में चाइना यूरोप की यूनिटी के लिए खतरा है, समझ गए? मतलब कोविड-19 के आने के बाद जो शक था यूरोपियन यूनियन का चाइना के ऊपर, वो और ज़्यादा गहरा गया। 10 जून को यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक स्टेटमेंट जारी की गई। कुछ थर्ड कंट्रीज, फॉरेन एक्टर्स, खास करके रशिया और चाइना, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं यूरोप के कंट्रीज में कोविड-19 को लेके, और इससे सोशल पोलराइजेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बोला गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। अभी देखो कोविड-19 की महामारी ख़त्म भी नहीं हुई है, लेकिन चाइना के जो एग्रेसिव एक्शंस हैं वो कंटिन्यू हैं। ना सिर्फ साउथ चाइना सी में इंडिया के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर, हांगकांग में, तो इससे यूरोपियन यूनियन और ज़्यादा चिंतित हो गया है चाइना के रवैये को लेके। हाल ही में एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रीमियर ली किचियांग के बीच 22 जून को। इस वर्चुअल समिट में यूरोपियन यूनियन कमीशन के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी कि चाइना के यूरोप के साथ रिलेशंस साइमल्टेनियसली वन ऑफ मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग भी हैं। तो इस स्टेटमेंट से पता लगता है यूरोप का अभी चाइना के संदर्भ में क्या डिलेमा है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, ना सिर्फ देखो यूरोपियन यूनियन बल्कि चाइना को भी अब ऐसा लगता है यूरोप की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। बट सिर्फ चाइना ये इंश्योर करना चाहता है यूएसए, यूरोप, जापान, ये सब देश एक अलायंस ना बना ले हमारे खिलाफ। इसी वजह से इस अलायंस को बनने से चाइना रोकना चाहता है। चाइना बोलता है कि यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना ये आपस में अगर कोऑपरेट करें तो इसके बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। मकसद यही है जापान और यूरोपियन यूनियन को रोका जाए कि वो चाइना के साथ अलायंस बना के हमें कंटेन करें। बट देखो यूरोपियन यूनियन सीधा सीधा यूएसए को फॉलो करेगा, चाइना के अगेंस्ट कैंप में शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना जो है, इन्होंने हाल ही में बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे 2020 रिलीज़ किया। इसके अनुसार ज़्यादातर जो यूरोपियन बिजनेसेस हैं वो इन चाइना फॉर चाइना हैं। अभी भी चाइना में मौजूद यूरोपियन कंपनीज को ये लगता है शी चिनफिंग फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेके आएंगे इस महामारी का सहारा लेकर, जैसे डेंग जियाओपिंग या फिर जू रोंग जीजी लेके आए थे 1992 में और 1998 में। यूरोपियन कंपनीज को अभी भी ये लगता है चाइना एक बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है। हालांकि इस महामारी ने आवाज़ें उठानी स्टार्ट कर दी हैं, मतलब महामारी की वजह से आवाज़ें उठने लगी हैं कि यूरोपियन यूनियन को अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सिर्फ एक चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। चाइना और यूएसए के बीच रिश्तों में जो बिटरनेस है, इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स अब चाइना के बजाय दूसरी अल्टरनेटिव मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं। इस वजह से इंडिया ईयू रिलेशंस को मजबूत करने का भी बिल्कुल सही समय है और पॉलिटिकल कंडीशंस और भी ज़्यादा फेवरेबल हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद। वैसे देखो यूरोपियन यूनियन इंडिया के रोल को रिकॉग्नाइज करती है इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और प्रॉस्पेरिटी इस्टेब्लिश करने में। अगर दोनों मिल के काम करते हैं टेक्नोलॉजीज़ और दूसरे इश्यूज़ पर तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बट अब हम यूरोपियन यूनियन के लिए सिर्फ एक इकोनॉमिक अल्टरनेटिव नहीं है। पहले यूरोपियन यूनियन इंडिया को एक मार्केट के रूप में देखता था, बट अब देखो सिक्योरिटी और इससे संबंधित जो दूसरे इश्यूज़ हैं इनको लेके भी काफ़ी कोऑपरेशन हो सकता है यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच। बट आवश्यकता ये है कि कुछ प्रमुख इश्यूज़ पर कोऑपरेशन की शुरुआत हो, जैसे देखो हाई टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन,
फॉर एग्जांपल 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन कोऑपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रॉड बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो काफ़ी समय से हुआ नहीं है, रुका हुआ है, इसको लेके जल्द से जल्द बातचीत को फाइनल नतीजे तक पहुंचा सकते हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूरोपियन यूनियन के चाइना से संबंधित डिलेमा के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्मार्ट सिटीज़ से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से जीएस पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 महामारी के कारण जो क्राइसिस आए हैं अभी तक मेनली अर्बन क्राइसिस हैं। ज़्यादातर इंडिया में जो केसेस सामने आए हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे से सामने आए हैं। आज के समय में जो इंडियन सिटीज़ हैं ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से सफ़र कर रही हैं बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस और लाइवलीहुड क्राइसिस भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। बहुत सारे अर्बन रेजिडेंट्स ने अपनी एम्प्लॉयमेंट खो दी है और उनको लग रहा है हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडियन सिटीज़ इस प्रकार के चैलेंजेस का सामना करने के लिए कैपेबल हैं या फिर नहीं हैं? अगर देखो हम बात करें पिछले 15 सालों में सरकार ने सिटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं और जिसमें से सबसे प्रमुख है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। जून 2020 में 5 साल पूरे हो गए हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन को चलाए हुए। इस प्रोग्राम में 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए और इसके लिए काफ़ी सारे फंड्स एलोकेट किए गए। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल को अपनाया गया और ये भी इन्विजन किया गया कि सिटी के एक छोटे से हिस्से को रीडेवलप किया जाएगा, सिटी को स्मार्ट बनाया जाएगा। अब हम अगर एसेस करें ये प्रोग्राम कितना ज़्यादा सफल रहा है, आर्टिकल में देखो कहा जाता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन अपने शेड्यूल से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अनुसार 5151 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चलाए गए थे 100 सिटीज़ में और अभी तक सिर्फ 4700 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए टेंडर दिया गया है और 1638 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। एक्सपेंडिचर की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट की जानी थी स्मार्ट सिटीज़ में 2,05,018 करोड़, लेकिन अभी सिर्फ 26,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं। मतलब 5 सालों में 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाना, ये जो ड्रीम थी ये सफल नहीं हो पाई। अभी इस मामले में हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इनमें से ज़्यादातर जो स्मार्ट सिटीज़ हैं वो अब कोविड-19 की वजह से जो तबाही हुई हैं उनसे सफ़र कर रही हैं। इनमें से कुछ सिटीज़ देखो ऐसी हैं जिन्होंने स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को यूज़ किया एज ए वार रूम, ताकि कोविड-19 से संबंधित जो रियल टाइम डेटा है उसको मॉनिटर किया जा सके। बट देखो अभी जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। पब्लिक हेल्थ और जो इकोनॉमिक नुकसान होगा इन चैलेंजेस की वजह से, उनको फेस करने में ये स्मार्ट सिटीज़ कैपेबल नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट देखो स्मार्ट सिटीज़ मिशन में हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा कम फोकस किया गया है। ये जो हमने बात की कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज़ में 5151 प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाने हैं, उनमें से सिर्फ 69 प्रोजेक्ट्स हेल्थ से संबंधित हैं। इसके अलावा सिर्फ 2112 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इन प्रोजेक्ट्स पर, जो टोटल मिशन की कॉस्ट का ऑलमोस्ट 1% है। मतलब इंडिया की स्मार्ट सिटी ड्रीम्स में जैसे सरकार ने हेल्थ को भुला दिया हो। कुछ एक्सपर्ट्स देखो वैसे ये भी बोल सकते हैं स्मार्ट सिटीज़ मिशन का मेन मकसद ये नहीं है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, मेन मकसद ये है सिटीज़ को स्मार्ट बनाना। बट देखो सरकार ने ये भी तो बोला था ना कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन का मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी पर फोकस करना नहीं है, रेजिडेंट्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना है। तो आप बताइए बिना हेल्थ पर ध्यान दिए कैसे सिटीजन्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो गई। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो पब्लिक हेल्थ है ये लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। संविधान का 12वां शेड्यूल आप उठा के देख लीजिए, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 74th अमेंडमेंट के बाद। इसमें देखो फंक्शंस बताए हुए हैं जो परफॉर्म करने हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को।
टोटल 18 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं म्यूनसिपैलिटीज़ को और उनमें से पब्लिक हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखो, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ का नेगलेक्ट किया गया है पिछले काफ़ी सालों में, और ये जो नए नए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटीज़ मिशन, इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और ज़्यादा दूर कर दिया है। आज के समय में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो देखो फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, मतलब उनके पास पैसा नहीं है और इतने ज़्यादा वो फंक्शंस भी नहीं परफॉर्म कर पाती, उनको ज़्यादा पावर्स नहीं दी गई हैं। इसके बाद अंडर स्टाफ्ड हैं, जैसे देखो आशा वर्कर्स हैं जिनकी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को परफॉर्म करने में, लेकिन आशा वर्कर्स ज़्यादा नहीं हैं, इवन सैलरीज भी नहीं दे पा रही हैं म्यूनसिपैलिटीज़ आशा वर्कर्स को। लेकिन दूसरी तरफ आप केरला का एग्जांपल लीजिए। केरला अभी तक तो देखो कोविड-19 की कर्व को फ्लैटन करने में कामयाब हो पाया है, और जिसका एक रीज़न ये है वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हैं, पावर वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है। बट कई सारे दूसरे सिटीज़ में ऐसा नहीं है, और इस वजह से जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, जैसे आपके मोहल्ले में जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वो देखो ड्रैकोनियन रूल लेके आती हैं, अपनी मनमर्जी करती हैं। इससे सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, अगर देखो आपको कोविड-19 के क्राइसिस को मजबूती के साथ टैकल करना है तो लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत बनाना होगा, उनकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना होगा, अर्बन पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्ट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा ऐसे प्रोग्राम्स को प्रमोट करना होगा जिससे अर्बन एरियाज़ में जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लाइवलीहुड इम्प्रूव हो, मतलब उनको जॉब मिले। इसके लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इनका सहारा लिया जा सकता है। कुछ स्टेट्स फॉर एग्जांपल केरला अर्बन एरियाज़ में एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चला रहा है 2010 से, और इसके अलावा देखो कुछ स्टेट्स फॉर एग्जांपल उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, इन्होंने कोविड-19 के क्राइसिस आने के बाद अर्बन एरियाज़ में इसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम चलाया है, ताकि एश्योर्ड रूप से जॉब मिल्स के अर्बन एरियाज़ में रहने वाले वल्नरेबल कम्युनिटी के लोगों को। चैलेंजेस देखो काफ़ी ज़्यादा अभूतपूर्व हैं, तो सभी स्टेट्स को अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनकी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान देना होगा, और जो प्रोग्राम्स काम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन या फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सोलर एनर्जी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 750 मेगावाट के रेवा सोलर प्लांट का इनाग्रेशन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोलर एनर्जी का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इसे यूटिलाइज अभी तक हम पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सोलर पावर के मामले में हमें सेल्फ रिलायंट होने की आवश्यकता है। अभी देखो सोलर एनर्जी को टेप करने में जिन सोलर सेल्स की आवश्यकता होती है, ज़्यादातर सोलर सेल्स को हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। अभी इस मामले में हम सेल्फ रिलायंट नहीं हैं। और देखो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में इंडिया ने ये कहा था, हम 2022 आने से पहले 100 गीगावाट सोलर पावर प्रोड्यूस करेंगे, बट अभी की प्रोग्रेस को एसेस करने से ऐसा लगता है कि 2024 आते आते हम सिर्फ 50 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब जितना हमने सोचा था और जितना हम प्रोड्यूस कर पाएंगे उसमें काफ़ी गैप रहने वाला है। अगर देखो हम ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं और सोलर पावर के मामले में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, तो हमें चाइना की स्टोरी से कुछ सीखना होगा। चाइना देखो 1990s में काफ़ी कम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता था और सोलर पैनल्स के मामले में भी सेल्फ रिलायंट नहीं था, बट चाइना की सरकार ने अपनी फर्म्स को सपोर्ट करना स्टार्ट किया, टॉप टेक्नोलॉजीज़ को वर्ल्ड के दूसरे देशों से एक्वायर करने में, क्रिटिकल रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने में जैसे पॉलीसिलिकॉन। इसके अलावा वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में सोलर मैन्युफैक्चरर को एक्वायर करने में भी देश की डोमेस्टिक फर्म्स को चाइना की सरकार ने सपोर्ट किया। उसके बाद जब एक बार सोलर पावर के मामले में चाइना की कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, तो चाइना ने काफ़ी इंटेंसिवली दूसरे देशों में सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और देखो
इसके बाद चाइना का फोकस सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं रहा बल्कि डोमेस्टिक मार्केट पर भी रहा, ताकि पूरी तरह से चाइना की जो सोलर इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट ना रहे। हमें भी चाइना की इस स्टोरी से कुछ सीखने की आवश्यकता है। अभी देखो, ये महामारी इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जैसे यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करते वक्त इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखेंगे, तो इंडिया को भी इसी लाइन पर काम करते हुए सोलर एनर्जी पर फोकस करना स्टार्ट करना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंस देने की आवश्यकता है सोलर सेक्टर को, जैसी इम्पोर्टेंस अभी देखो हमारे देश में डिफेंस सेक्टर को दी जाती है, वैसी ही इम्पोर्टेंस सोलर इंडस्ट्री को भी देने की आवश्यकता है। जैसे देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इस्टेब्लिश करने में इंडिया ने लीड किया। आज के समय में 120 देश मेंबर हैं इस अलायंस के। अब इंडिया को लीड लेना चाहिए। जो लो या फिर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, यहाँ पर सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने में, बट इसके लिए सरकार को सोलर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, ताकि सोलर इंडस्ट्रीज अपनी फैसिलिटीज़ सेटअप कर सके। आसान इंटरेस्ट पर लोन देने की आवश्यकता है सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज को, ताकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें। देखो, इसके साथ साथ इनोवेशन पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे देखो, अगर ऐसी खिड़कियों को डेवलप किया जाए जो दिखने में सुंदर हों लेकिन फोटोवोल्टिक सेल का काम करें और सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो लोग ऐसी खिड़कियों को अपने घरों में लगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसी टाइल्स हों जो दिखने में अट्रैक्टिव हों और फोटोवोल्टिक सेल का काम करें, तो लोग निश्चित रूप से अपने घरों की छतों पर ऐसी टाइल्स लगवा सकते हैं। इसके अलावा चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, उनकी टेरेस पे यानी छत पर फोटोवोल्टिक सेल्स इस्टेब्लिश करने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, बट इस बारे में अभी अवेयरनेस नहीं है और फोटोवोल्टिक सेल्स थोड़े महंगे आते हैं। अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री मजबूत होती है तो ये सेल्स सस्ते हो सकेंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको फ़र्क महसूस होगा कि एक बार की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पर जो पैसा खर्च करते हैं उसकी सेविंग कर सकेंगे। तो देखो, अगर सरकार चाहती है वास्तव में हमारी सोलर इंडस्ट्री मजबूत हो, तो इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया सोलर एनर्जी से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ पर फोकस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।